उसको लेने का प्रयास करेंगे। बाकी आज का सेशन खत्म है ऐसे। जी, तो किनको भी कोई जिज्ञासा है वो अपने हैंड रेस कर सकते हैं। जी रोशनी जी। जय जिनेंद्र। जी जय जिनेंद्र। ये आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हेलो। हाँ आ रही है भैया मैं अभी हाँ मैं पूरा सेशन तो अभी का अटेंड नहीं किया, बट मैं तो नहीं ज्वाइन हुई हूँ नेटवर्क इश्यू की वजह से। ठीक है। तो मुझे लोगस को लेके जो लोगस से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन था कि ऋषभदेव भगवान के समय में भी प्रतिक्रमण होगा और हम लोग प्रतिक्रमण में लोगस से बोलते हैं, है ना? अपना दूसरा आवश्यक लोगस का है और उसमें बाकी तीर्थंकर के भी नाम है, तो तब लोगस कैसे होगा? यानी तीर्थंकर तो बाद में हुए ना, तो वो जो लोगस है उसके अंदर सभी तीर्थंकर के जो नाम है, तो उस टाइम मतलब लोगस कैसे? वो टाइम लोगस से कैसे है पहले तीर्थंकर के वक्त, ऐसा आप पूछना चाह रहे हैं? हाँ, और फिर बाकी तीर्थंकर का तो 24 तीर्थंकर तो बहुत टाइम से हुए ना, तो उसमें सारे 24 तीर्थंकर के नेम है। तब कैसे था? तो सबसे पहले तो रोशनी जी आपका क्वेश्चन बहुत ही एप्ट है और दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमें ये श्योर करना पड़ेगा कि क्या फर्स्ट तीर्थंकर के वक्त भी लोगस से बोला जाता है, वो हम एक बार श्योर करना पड़ेगा कि वो होता है कि नहीं। तो जब तक इसकी एकदम श्योर जानकारी नहीं होती है और वो टाइम क्या पार्ट बोला गया है कि वो टाइम 24 तीर्थंकरों के नाम कैसे बोले गए हैं, ऐसे तो देखिए भगवान को तो मालूम ही होता है कि 24 तीर्थंकर के नाम कौन से होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं। जैसे अभी बता दिया कि आगे की जो 24वीं होगी उसके भी नाम हमें मालूम पड़ जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हमें मालूम नहीं है नाम पहले तीर्थंकर के वक्त भी मालूम होंगे, बट मेरे को इसकी जानकारी अभी नहीं है कि फर्स्ट तीर्थंकर के वक्त कैसे होता है। तो एक बार हम वेरीफाई करके आपको ये चीज कल बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। एक्चुअली मैं पायल बात कर रही हूँ, अभी भी मेरा नेटवर्क इशू हुआ तो मैंने सिस्टर का फोन लिया। अच्छा ठीक है पायल जी, कोई दिक्कत नहीं, आप कल जरूर हैंड रेस करना, तो इसके बारे में पूरी जानकारी करके आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा हमें सुन के, बहुत ऐसा लग रहा है जैसे मारे सही बैठे हो सामने। ठीक, धन्यवाद। आगे हम बढ़ते हैं रेणु जी चौधरी। हाँ रेणु जी चौधरी, आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अनम्यूट दबाइए एक बार, वहां पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। रेणु जी नहीं आ रही है आपकी, एक बार। हेलो, अभी आई? हाँ अब आ रही है आवाज, अब आ रही है। हाँ हेलो, हाँ बेटा निपुण जी, हम आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने छोटे होके आप लोग इतना ज्ञान दे रहे हैं। और मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे बच्चे अमेरिका रहते हैं, बहन की लड़की, तो उनके छोटे बच्चे हैं, तो उनको आपका जो सेशन था वो ब्रेव लेंथ का, उसका समरी हमको मिल सकता है? वो इतना क्या जॉब पे रहता है तो रोज अटेंड नहीं कर पाते सेशन, तो उनको समरी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को सिखाने में अपना एफर्ट डाल सके। जो 2 साल से 7 साल की उम्र में जो ब्रेव लेंथ दिया वो सबका, तो वो कैसे लेने का हमको समरी? आई गेस आंटी, हमने ये जो आप वाला सेशन जो आप बोल रहे हैं ब्रेन का, उसका पार्ट 1 हमने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। अच्छा, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहां हमने इसको अपलोड किया हुआ है। वो ब्रेन का पार्ट 1 जो है वो आपको वहां आराम से पूरा सुन सकते हैं वापस, जब भी उनको समय मिलता है पूरे दिन भर में, उसको वो देख सकते हैं और सुन सकते हैं अच्छे से। हाँ। और तो ये जो सेशन है, हम लोग भी पीछे से जुड़े हैं, मैंने भी आपके 5-7 सेशन ही सुने,
मेरे को जब बताया, तो इनका भी ओवरऑल समरी भी है कुछ? ओवरऑल समरी की एक हमने बहुत सारे आंटी वीडियोस यूट्यूब पे डाल दिए हैं इन्हीं सेशंस के। तो एवरीडे के जो सेशंस हो रहे हैं हम उनको ट्राई कर रहे हैं कि यूट्यूब पे डाल दें। आप ग्रुप पे एडेड हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे? हाँ, तो हम वापस आज यूट्यूब का एक लिंक भेज देंगे उस पे। अभी भी चैट पे कोई डाल देगा, चैट पे यूट्यूब का लिंक आ जाएगा आपके चैट बॉक्स पे। आप वो यूट्यूब चैनल जरूर देखें, उसमें बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हमारे सेशंस के। तो आप लेट भी जुड़े हुए तो कोई बात नहीं है, पहले के सेशंस आप सुन पाएंगे, उसमें जाके बहुत सारे सेशंस हमने डाले हुए हैं। मैं वो नहीं जानना चाहिए, मैं आगे वाला सेशन में आप उनको समराइज करके भी डालेंगे? नहीं, हम समराइज तो अभी नहीं कर रहे, मतलब ऐसे आप मेन पॉइंट्स का बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं? हाँ। मेन पॉइंट्स अभी हमने डालना बंद कर दिया आंटी, क्योंकि उससे लोग क्या है नोट्स नहीं बनाते खुद से। तो हम चाहते हैं लोग खुद से नोट्स बनाए पहले, और पहले हम डालते थे। और एक जो पहले की है, भले आपको पीडीएफ फाइल शेयर कर देंगे पहले वाली, ऐसी कोई बड़ी बात, क्योंकि हम एक टेस्ट लेने वाले हैं अभी फ्यूचर में। तो सबके फाइल आएगी, तो उसको आप पूरा अध्ययन करें, उसको भी पढ़े। और यूट्यूब पे पर डिटेल में मिलेगा, वो समरी वाली बहुत समराइज होंगे नोट्स, और यूट्यूब पे फुल वीडियोस मिलेंगे। और जो न्यू मेंबर जिनको व्हाट्सएप में ऐड करना है, वो क्या प्रोसीजर है आपका? आप उनके नंबर हमें दे दीजिए, ओके, है ना। और लिंक भी आपको यहाँ पे ग्रुप पे डाल दी है, अभी चैट बॉक्स पे आप देखेंगे वो एक लिंक आई होगी आपको व्हाट्सएप की, वो लिंक भी आप उनको भेज दीजिए, तो वो ऐड हो जाएगा, तो वो ऐड ऑन हो जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। हाँ, इसके अलावा कोई डाउट? संतोष भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए ही हैं। हाँ, सुनीता जी नाहर, अगर हाँ सुनीता जी नाहर, एक बार मैं फॉर म्यूट कर देता हूँ। हेलो, हाँ भैया। निपुण, एक निवेदन था, आई एम सॉरी, मैं बीच में चला गया था बिना इन्फॉर्म किए हुए। साथ में ही पहले जो एक जिज्ञासा आई थी ना, ऋषभ भगवान के समय प्रतिक्रमण होता था क्या? जहां तक जानकारी है, हर काल में, हर समय में जीव प्रतिक्रमण के माध्यम से ही विकास कर आगे बढ़ता है। इसका क्रम यही होता है जैसा अपने पास प्राप्त है 6 आवश्यकों के माध्यम से। अब आवश्यक क्या है उसे जानना है कि हमारी गलती जो भी हुई उसको याद करके, जिसके माध्यम से गलती सुधारने का रास्ता मिला, उनको ग्रेटिट्यूड पे करके फिर जीव अपने गलती को शुद्ध करने के रास्ते पर आगे बढ़ता है। तो जब भगवान ऋषभनाथ थे, उनके समय में भी उनसे कोई गलतियां हुई, जो भी अतिचार हुआ, उनको वो भी याद करते हुए, उनको मार्गदर्शन में जो भी निमित्त थे उनके प्रति उपकार ज्ञापन करते हुए ही आगे बढ़े होंगे। लोगस जो फॉर्मेट हमारे पास है, ये फॉर्मेट भगवान महावीर स्वामी के समय से था या उसके बाद में था, ये भी एक प्रश्न सा चल रहा है। बाकी ग्रैटिट्यूड पेइंग जो है, यानी अपनी प्रार्थना, अपना समर्पण और अपना आभार ज्ञापन जो है, वो लेकर ही जीव चल रहा है। मुख्य रूप से दूसरा आवश्यक यानी आभार ज्ञापन का है। वो आभार ज्ञापन हर काल में हर जीव करके ही आगे बढ़ता है, संभवतः यथा जानकारी ये निवेदित। ठीक है भैया, आई होप जिन्होंने वो क्वेश्चन पूछा था पायल जी ने, उनको इसका उत्तर मिला है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ सुनीता जी के पास। सुनीता जी नाहर। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। आपके सेशंस बहुत अच्छे होते हैं। आई एम नॉट एबल टू अटेंड ऑल द सेशंस, बट ट्राइंग टू अटेंड इट, बट जितने भी अटेंड कर रही हूँ उसको थोड़ा थोड़ा इंप्लीमेंट कर पा रही हूँ भैया जी। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, एकदम आवाज आ रही है। ओके, एंड आज दोनों मैचिंग पहने अच्छे। भैया आज के सेशन का हम लोग थोड़ा हिंदी में लिख रहे अपने नोट्स, बट वी आर नॉट एबल टू कोप अप विथ व्हाट ही इज सेइंग। जैसे हम लिखते जा रहे हैं ना, उनकी हिंदी हमारी हिंदी हम लिख पा रहे हैं, बट वी आर नॉट एबल टू कोप अप सो मच भैया। सो वी वांट लिटिल नोट्स, समरी नोट्स। हम नहीं बोलते कि आप पूरे नोट्स हो,
एटलीस्ट एक जिस्ट ऑफ एवरीथिंग दोगे तो हम लोग वी विल एबल टू राइट एंड कीप इट अप। ठीक है, आज के नोट्स की मैं सौरभ को बोलूंगा हाँ। आपके विशेष रिक्वेस्ट से कि सौरभ खाली ये जो प्रतिक्रमण के है ना भैया, खाली प्रतिक्रमण के जो 6 आवश्यक वो ले रहे हैं ना, उनके आपको थोड़ा समरी नोट्स दोगे? नोट्स मिल जाएंगे, ग्रुप पे आ जाएंगे। सौरभ जी तो रेडी है हमेशा ही नोट्स देने के लिए, बट हम बराबर, मैं कभी कभी हाँ हम लिख रहे हैं दीदी, बट वी आर नॉट एबल टू कोप अप विथ व्हाट ही इज सेइंग, देन वी मिक्स वन टू वर्ड, एंड जो वो हिंदी जो स्पष्ट हिंदी रहती है ना, फिर वो छूट जाती है, फिर हम हमारी लैंग्वेज में कुछ लिख लेते हैं। इसके लिए खाली प्रतिक्रमण का हमको थोड़ा। हेलो, जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। सुनीता जी, एक निवेदन है कि आपके भीतर भी वो सारा अनंत का स्रोत जुड़ा हुआ है। अब बाहर के नोट्स से ज्यादा भीतर के नोट्स से कनेक्ट होने का प्रयास करेंगे, इससे नोट्स की अपेक्षा ही समाप्त हो जाएगी, फिर भीतर का प्रवाह चालू होगा। इसके लिए ध्यान एक मार्ग है, तो अपने आप को ध्यान में लगाने का प्रयास करके अपने आप को प्रश्न में जोड़ते जाएं, ताकि नोट्सों की अपेक्षा समाप्त हो जाए। क्षमा याचना निपुण, आपको पूछे बिना इनको नहीं भैया, एकदम क्षमा याचना हम मांगनी चाहिए, बट इतना याद रहता नहीं है, तो नोट्स रहते ही तो ही थोड़ा रिवीजन होएगा, तो फिर वापस याद रहेगा भैया। आपने एक अच्छी बात छेड़ दी, ये एक्चुअली सेशन में आना था, मैं भी भूल गया कि प्राय हमें याद बहुत कम रहता है चीजें। तो याद नहीं रहने का कारण है दर्शनावर्णीय कर्म का उदय, और हमें मार्गदर्शन मिलता है कि जितना जितना गुणानुवाद करते हैं, जितना आभार ज्ञापन करते हैं, उतना दर्शनावर्णीय कर्म का क्षयोक्षम होता है। यानी जिसको याद नहीं होता है वो भक्ति मार्ग में जुड़े, भगवान की भक्ति करने में जुड़े। जैसे जैसे भक्ति चलती जाएगी वैसे वैसे दर्शनावर्णीय कर्म कटता जाएगा, और जैसे जैसे कटता जाएगा वैसे वैसे याद होने की संभावना बढ़ती जाएगी। आपको बहुत बहुत आभार, आपके माध्यम से ये विषय वापस पुनः स्वाध्याय हुआ। मैं बहुत बहुत आभार हूँ भैया कि आपके माध्यम से मेरे को कुछ याद होने लग जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है सुनीता जी, भैया ने जो बताया वो आप जरूर इम्प्लीमेंट करें। कि देखिए ये तो बहुत सही बात है कि हम कितने नोट्स बना लेंगे, मतलब इतना ज्ञान है, हम किन किन के नोट्स बनाते रहेंगे और क्या क्या करते रहेंगे, वो पूरा नहीं होने वाला। इसलिए भैया कह रहे हैं कि भीतर में आप चले जाइए और वहां से जो प्रकट हो जाएगा वो सब हमारे अंदर ही है, और वहां से हमारे नोट्स स्वतः ही बनने लग जाएंगे। तो फिर भी आपकी रिक्वेस्ट है, हम उसको जरूर पूरा करेंगे। और आपको अगर डिटेल में, कभी कभी क्या होगा लिखने में भी बहुत कम चीजें आ पाएगी, तो ये वीडियो भी हम YouTube पे डालने का प्रयास करेंगे। वहां पे भी आप उसको वापस पुनः 2 बार सुनिए, जब तक आपके अंदर हृदय में नहीं बैठ जाए तब तक आप उसको सुनते रहे। 2-3 बार सुनेंगे तो अंदर बैठ जाएगी। नेक्स्ट हम डाउट की ओर चलते हैं। रेणु जी चौधरी जी, प्रिया जी। जय जिनेन्द्र भैया। जी मेरा क्वेश्चन संतोष भैया से ही था कि उन्होंने जो बोला था कि हम स्वयं की आराधना, जो लोगस के अंदर एंडिंग में उन्होंने कहा था कि हम इसमें स्वयं की आराधना करते हैं, तो जैसे सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान तो सिद्ध हो चुके, और जो उन्होंने कहा था कि जो सिद्धत्व का जो लक्षण, मतलब हर किसी प्राणी के अंदर वो सिद्धत्व रहता है, तो फिर जब हम ग्रैटिट्यूड पे करते हैं तो एक्चुअल में वो चीज वो उन तक पहुंच पाती है। जैसे जो सिद्ध भगवान रहते हैं उनको तो किसी चीज से कोई लेना देना अब रहा ही नहीं, तो फिर वो चीज कैसे काम करती? हेलो प्रिया जी। जी, जैसे आपने कहा कि हम जो ग्रैटिट्यूड पे करते हैं वो सिद्ध तक पहुंचती है क्या? ये अगर पहुंचती है तो कैसे काम करती है, या नहीं पहुंचती है तो कैसे काम करती है? बराबर यही आपकी जिज्ञासा? जी जी। मैं किसी को गाली देता हूँ तो गाली उसको पहुंचे उसके पहले मेरे भीतर प्रतिध्वनित होती है, बराबर जी। जब मेरे भीतर प्रतिध्वनित हुई
तो वो पहले मेरे अंदर प्रभाव डालेगी। जी जैसे समझो इमली खट्टी होती है, तो मैं जी किसी को कह रहा हूँ एकदम खट्टी है, इमली खाओगे क्या? अब वो खट्टापन सामने वाला छकेगा या न छकेगा, उसके पहले मेरे भीतर वो अनुभूति महसूस होने लगेगी, क्योंकि मेरे भीतर वो साउंड अपना प्रभाव डाल रहा है। जी वैसे ही एक विषय जहाँ तक मेरी जानकारी है स्वल्प, जी उस अनुसार कि मेरी ग्रेटिट्यूड सिद्धत्व तक पहुंचे या न पहुंचे ये जी केवल गम्य है, पर वो जी ग्रेटिट्यूड की भावना मेरे भीतर प्रभाव करती है, मेरे भीतर स्वभाव परिवर्तन में सहयोग करती है, ऐसा महसूस होता है। जी और और इसका दूसरा, हाँ, जी इसका दूसरा विषय है जी कि अक्षर जो है ना, जो भी अक्षर है, जी उसको जी अक्षर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कभी क्षर नहीं होते, कभी समाप्त नहीं होते। यानी जी जो भी हम शब्दों के माध्यम से, भावों के माध्यम से तरंगे प्रवाहित करते हैं, वाइब्रेशंस, वो जी नेवर एंडिंग होती है, ब्रह्मांड में प्रवाहित होते ही रहता है। जी और जब अपना थॉट लेवल उतना सूक्ष्म होता है, जी तो उस स्तर तक पहुंचा जा सकता है जिस स्तर तक हम उसे पहुंचाना चाहते हैं, इंक्लूसिव ऑफ सिद्धत्व, ऐसा माना जाता है। मैंने सिर्फ इसको पढ़ा है, इसकी जी जानकारी इससे अतिरिक्त नहीं है। जी और एक क्वेश्चन हाँ और था, जैसे हाँ आपने मीरा जी का एग्जाम्पल दिया था, तो हाँ जैसे जब मीरा जी को पता था, जैसे कि उनको विष का प्याला दिया था, पर हाँ उनको इतना विश्वास था भगवान की भक्ति पर हाँ हम तो यही कहते हैं जैसे कि जो करता है वो इंसान स्वयं करता है, हम्म, उसका अंदर कोई उसका सहयोगी वैसे देखा जाए तो नहीं होता है, कहने का मतलब हाँ हाँ, जो बराबर हम करते हैं वो हमारी आत्मा स्वयं करती है कोई भी चीज। बराबर। तो हाँ फिर वो विष का जो प्याला था, तो हाँ वो अमृत में कैसे कन्वर्ट हो गया? और मतलब बराबर। हाँ, आपका जिज्ञासा यही है कि अगर हम कर्ता कोई है ही नहीं मानते हैं, तब मीरा के विष के प्याले को अमृत में किसने बदला? बराबर, जी जी यही यही आपको पूछना है ना? जी जी भैया। हाँ, मनुष्य के मस्तिष्क में इतनी क्षमता होती है कि वो हर पदार्थ को अपने अंदर समा सकता है। जी ठीक है, अब जी जिस समय विष का प्याला, संभावना की दृष्टि से कह रहा हूँ, सत्य तो जी केवल गम्य है, कि क्या जी संभावना हो सकती है, हम जी पॉजिटिव मैनर में किस संभावना को हमारे इंस्पिरेशन में ले सकें, वैसे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जी संभावना है कि मीरा के भाव उतने विशुद्ध थे, जी जैसे भगवान महावीर के पांव पर सांप डसने पर दूध आ सकता है, जी क्योंकि अपने भगवान पर वहां आस्था है, उस जी दृष्टि से हम वैसा मानकर चल रहे हैं। यहाँ जी मीरा ने जब विष का प्याला लिया, वह विष अपने शरीर पर इसलिए नेगेटिवली काम करता है क्योंकि जी शरीर को सूटेबल नहीं है, वही विष कहेंगे ना जी जी हम जहर उसी को कहेंगे जो शरीर के लिए सूटेबल नहीं है और शरीर को आगे बढ़ने में रुकावट पैदा कर देता है। जी अब जो विष उसके हाथ में था, और मीरा के भाव इतने पवित्र और इतने विशुद्ध रहे होंगे, जी जिससे उस विष का प्रभाव जो उसके तन पर नेगेटिवली होना चाहिए, वह भी जी परिणमन हुआ हो सकता है, एक। जी दूसरा, उनके शरीर की क्षमताएं इतनी विकसित हुई हो सकती है, जी ताकि क्योंकि आत्मशक्ति बहुत प्रबल होती है, जी तो उनकी शरीर की क्षमता इतनी विकसित हुई हो सकती है जिस पर वह विष निष्प्रभाव हुआ हो सकता है, जी क्योंकि ये सारा परिवर्तन देने वाला भगवान जी बाहर है। उससे ज्यादा यह कहना उचित लगता है कि वो भगवान उस मीरा के अंतर में भी विराजमान थे, जैसे आपके अंतर में विराजमान, जैसे हमारे अंतर में विराजमान, वैसा ही हर जीव के अंतर में विराजमान, और उसकी शक्ति अपार है। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे जी व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया जाता है, जी हिप्नोटाइज करने के बाद एक पतली सी छोटी सी बच्ची के हाथ में भी एक बड़ा सा रॉड देकर उसको कहे ना कि तुम आसानी से इसे मोड़ सकती हो, तो जी आसानी से मोड़ देती है, ऐसा साक्षात देखा गया है। इसके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो ये कैसे संभव है कि जब सबकॉन्शियस माइंड खुलता है, तब जी
जो पतली सी लड़की है वो इतना बड़ा रॉड नहीं मोड़ सकती, कैसे एकदम आसानी से मोड़ देती है। तो उस जी आत्मा में इतनी अपार शक्ति होती है, वो आत्मशक्ति प्रकट होकर वहां कार्य करती है। तो वैसा जी ही कार्य मीरा में भी हुआ हो सकता है, संभावना। जी क्योंकि इसमें और एक उदाहरण जोड़ता हूँ कि जी रामकृष्ण परमहंस ने माँ जी काली का दर्शन किया। जी जब वो तलवार लेकर अपना गला काटने वाले थे, कहते हैं माँ काली उसके सामने दर्शित हुई। जी उसी को स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि जैसी भावना है जी वैसी धारणा होती है, जैसी धारणा है वैसा जी ही प्रकृति प्रकट होता है। तो वहां पर रामकृष्ण परमहंस अगर जी भगवान महावीर का चिंतन करते हुए करते तो उनको जी महावीर का दृश्य दिखता, वहां पर कृष्ण का चिंतन करते तो कृष्ण का चिंतन दृश्य दिखता। मतलब जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वाली बात है। तो इन ये सब शॉर्ट, हाँ मा- बताइए। हाँ, ये सब हमारे भीतर ही प्रकट हो जाता है ऐसा, मतलब ये यस, हमारी ही कल्पना रहती है कि हमें ऐसा दिखा। हाँ देखिए, कल्पना और सत्य दो चीजें हैं। जी इसके पहले हमारे भीतर सब कुछ है क्या, इस बात को लेकर बताऊं तो आगम आचारांग में विवरण मिलता है, जहां अंतो तहा बाहो, जहां तहा बाहो जहां अंतो। जैसा अपने अंतर में है वैसा ही बाहर है, जी जैसा सब बाहर है वैसा सब कुछ अपने भीतर है। ये आचारांग सूत्र का विषय है। जी उपनिषद में विवरण मिलता है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसी पूर्णता बाहर है वैसी पूर्णता भीतर है, और जी जैसी पूर्णता भीतर है वैसी पूर्णता बाहर है। यानी जितनी भी चीजें आप बाहर देख रहे हो वो सब अपने भीतर है, लेकिन जी उसे जानने का ज्ञान या उतनी क्षमता अपनी नहीं है, इसलिए हम नहीं जान पा रहे। अब जी जिस काली को, जिस शक्ति को, जिस वीर को, जिस कृष्ण को जो भी व्यक्ति जी कल्पना को भी सत्य के रूप में देखता है, क्योंकि जी जिस समय आप कल्पना को देख रहे हो ना, उस जी समय का वो सत्य है। आप जी एक सपना देख रहे हो कि आपके जी घर में अमृत वर्षा हो रही है, तो जिस जी समय आप सपने में थे ना, तब वो सत्य था। जी ये तो बाद में कल्पना है, लेकिन जी उस क्षण के लिए वो सत्य है। वैसे ही उस क्षण के लिए उनका अनुभव सत्य था, उपरांत वो जी कल्पना हो सकती है। वो सारी क्षमता, शक्तियां, सारी चीजें प्रकृति अपने भीतर है, ऐसा पढ़ने में आता है, ऐसा जानने में भी स्वल्प स्वल्प आता है। गुरु कृपा से बताने जी में कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा याचना। और कोई आपकी बहुत जिज्ञासा हो? धन्यवाद जी। हेलो। हाँ जी धन्यवाद। हाँ, हाँ जय हाँ जिनेन्द्र। जय और जी। कोई जिज्ञासा? ठीक है, आई गेस प्रिया जी के डाउट्स सॉल्व हुए हैं। एक जो डाउट सिद्ध वाला जो आपने पूछा था कि वाइब्रेशंस का जी कि कैसे पहुंचते हैं, उस पे मैं कहूँगा कि आप हमारा एक सेशन हो चुका है ऑलरेडी, साउंड वाइब्रेशंस का भी हुआ है, ब्रेन वेव्स का भी हुआ है। तो वहां पे हमने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दी कि कैसे वो पहुंच सकती है। तो उसके शायद वीडियोज आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगे। और लास्ट में अगर समय बचता है तो नमन आपको वापस उसको एक्सप्लेन कर देगा, क्योंकि 2-3 डाउट्स और आए हैं। तो जी आप रुकते हैं लास्ट तक तो हाँ नमन को जी वापस, जी ठीक है। जी भैया। इसके बाद हम चलते हैं संगीता जी डोड़ा पे। जय जिनेन्द्र। जय श्री। जय जिनेन्द्र। सबसे पहले तो थैंक यू आप दोनों को, यू टर्न को, कि हमें इतने अच्छे अच्छे सेशंस दे रहे हो। और आज का जो ये संतोष भैया का जो सेशन हुआ है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले सामायिक वाला जो हुआ वो तो बहुत अच्छे से रख गया है, एकदम पढ़िकमामी निंदामी गरियामी, तो जब भी सामायिक में बैठते हैं तो याद आई जाती है। और अब जो आज जो हुआ है ये प्रतिक्रमण वाला, उसमें सामायिक तो क्लियर हो गया, स्टेज 2 भी क्लियर हो गया, लेकिन मुझे वो 6 स्टेजेस का आगे क्या है, 2 तक तो क्लियर हो गया था, उसमें मुझे समझ नहीं आई कि अब आगे 4 कौन सी रह गई, क्या उसी में क्या हुआ पॉइंट्स, मुझे ध्यान ही 6 नहीं आया। आवश्यक है संगीता भाभी, इसके 6 आवश्यक है ना, तो उसका ये हाँ। सेकंड आवश्यक आज हुआ है। अब अच्छा आगे के सेशंस में हम प्लान कर रहे हैं कि एवरी वीक एक सेशन होगा भैया का, जहाँ एक एक अच्छा अच्छा आवश्यक को बढ़ाते हुए चलेंगे।
पहले मुझे एक तो लगा एक वीक तक, फिर नेक्स्ट वीक में एक और सेशन में एक और आवश्यक को हम ले जाएंगे, वहां उसको फिर डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है। मुझे लगा कि आज ही खत्म हो गया। आज लोगस तो इतना गजब का याद ही हो गया बिल्कुल कि लोगस का मतलब क्या है, आज पूरा अच्छे से समझ आ गया पूरा। और स्टार्टिंग वाली प्रार्थना भी इतनी बढ़िया थी, वो वापस हमें मिल सकती है क्या कहीं, मतलब हम उसको YouTube पे डालने का प्रयास रहेगा, तो वहां पे आपको मिल जाएगी वो चीज। बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया, बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके बाद करिश्मा जी सुराना। जय जिनेंद्र भैया, थैंक यू सो मच। आप इसे मैं चैलेंज शुरू करती हूँ पहले फॉर द सेशन, एंड आई डोंट नो व्हेदर इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन। मेरे को बस मतलब एक डिस्कशन आया था घर में, तो व्हेन आई डिडंट हैव द आंसर फॉर दिस एंड आई थॉट आई विल आस्क यू। मतलब द क्वेश्चन वाज कि भावना इम्पोर्टेंट है या उच्चारण इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर हम लोगस भी करते हैं तो शुड आई कॉन्सेंट्रेट ऑन द उच्चारण और शुड आई कॉन्सेंट्रेट ऑन द भावना। ये मेरे साथ भक्तामर के साथ में मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा डिस्कशन हुआ। ही सेड नो, उच्चारण इज मोर इम्पोर्टेंट, आई सेड भावना इज मोर इम्पोर्टेंट। सो आई वांट टू नो व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट एंड व्हाट शुड आई कॉन्सेंट्रेट ऑन। संतोष भैया। हाँ, भावना और उच्चारण दोनों का अपना अपना महत्व है। जैसे वर्ड्स है ना, संस्कृत के जो कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट्स यानी क क घ ग ढ वगैरह जो है ना, जैसे क वर्ण है, न वर्ण है, त वर्ण है, प वर्ण है। प वर्ण यानी पप्पा बब्बा माँ, त वर्ण यानी तत्ता दद्दा ना, च वर्ण यानी चच्चा झज्जाना। ऐसे जो वर्ड्स है वो सारे अपने बॉडी के एक एक पार्ट को रेजोनेट करते हैं। जैसे आप कक्का घग्गा ना बोलोगे ना, तो आपके जीभ के ऊपर पैलेट से साउंड आएगा। पप्पा बब्बा माँ बोलेंगे ना, तो ये लिप के टिप से साउंड आएगा। ठीक है, वैसे बॉडी के एक एक पार्ट से रेजोनेट करता है। जैसे ऊ साउंड होगा तो आपके आंखों के मध्य में, जो आज्ञा चक्र जिसे कहते हैं, तो आंखों के मध्य मतलब नाक के ऊपर के पोर्शन से वो साउंड जनरेट होगा। वही आप य साउंड करोगे ना, तो आपके हृदय से वो साउंड आएगा। और वही आप व या फिर र साउंड करोगे, आप ट्राई करके देखना, र बोल के देखना, य बोल के देखना और ऊ बोल के देखना, तो बॉडी के एक एक पोर्शन से वो साउंड टच होके आते हुए महसूस होगा। तो ये उच्चारण का प्रभाव एक एक शरीर के पार्ट को रेजोनेट करता है। इसके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अपने शरीर में मुख्य रूप से 108 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिस पॉइंट्स को रेजोनेट करने पर वो शुद्ध होते हैं, एक्टिव होते हैं। वो एक्टिव होने पर आपका थिंकिंग बहुत क्लियर होता है। इसीलिए उच्चारण की प्रमुखता है, बिकॉज उच्चारण फिजियोलॉजिकली आपको क्लेंस करते जाएगा, वेरेस भावना साइकोलॉजिकली आपको क्लेंस करते जाएगा। दोनों के क्लेनलीनेस होना अपेक्षित है। फिजियोलॉजिकली शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो भावना शुद्ध होने की संभावना बहुत कम है। आपको बहुत तेजी से भूख लग रही है और आपको कोई कह दे कि आप है ना अभी ध्यान करो, तो संभव नहीं है। किसी व्यक्ति को कुछ असुविधा है और उसको कह दे कि अभी है ना स्वाध्याय करो, भक्ति में लीन हो जाओ, सारी संभावनाएं नहीं। तो उच्चारण की भी महत्व है, भावना का भी महत्व है। दोनों जुड़ते हैं तो महत्वपूर्ण बनते हैं, क्योंकि उच्चारण फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, एबिलिटी को बढ़ाता है फॉर अंडरस्टैंडिंग, और भावना साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करता है फॉर अंडरस्टैंडिंग, यथा जानकारी। और कोई जिज्ञासा आपके इस संदर्भ में? अगर आपकी तो आप जब हम एक पार्ट लेते, जैसे लोगस का पार्ट ले लिए हम, हाँ, तो मतलब अभी जैसे मेरे आजू बाजू कोई मारासा नहीं है ना, कोई वैसे है, तो मेरे को कैसे ये उच्चारण का जो आप बोल रहे हो, तो मेरा तो एक दो बार तो गलत उच्चारण होते ही है, मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम हर बार कभी राइट होना कोई संभव नहीं है। देखो बहुतों का हो सकता है, अनेकों बार हो सकता है, मेरे भी बहुत बार गलतियां होती है, नहीं होती ऐसी बात नहीं है। हाँ, आप क्या बता रहे थे? क्षमा, ऐसा बीच में बोल दिया मैं।
हाँ, नहीं नहीं, बस ये मेरा ये मतलब है, तो हाउ मतलब मैं जैसे कोई भी स्तोत्र लेती हूँ, चाहे वो भक्तामृत चाहे वो लोगस हाँ। हो, तो मैं हाउ डू आई मतलब मैं कैसे उसको व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द होल थिंग, पहले मैं उच्चारण ठीक करूं या पहले उसकी मीनिंग को समझूं, पहले क्या करना चाहिए फिर क्या करना चाहिए? See, whichever makes you understand easily, that is the better process I feel. Okay. क्योंकि आपके लिए जो सूटेबल है वही आपका मार्ग है। आपको अगर समझने के बाद उच्चारण सदता है और सीखने में सरलता है तो गो विद दैट, या फिर आपको पहले उच्चारण सीखकर फिर समझने में इजी है तो गो विद दैट। बट आई सजेस्ट कि दोनों होना चाहिए, उच्चारण भी और भाव भी। इन दोनों के बिना पूर्णता नहीं है। एक शरीर में सारे अंग हो तभी वो सौंदर्य है, कोई अंग नहीं है तो सौंदर्यता नहीं है। वैसा ही आपको जो भी कंफर्टेबल लगे यू कैन गो विद दैट। एट द सेम टाइम हर उच्चारण में हर गलती को गलती के रूप में स्वीकार करता है तो गलती समाप्त होने की संभावना है। तो जैसे ही आपका उच्चारण का क्रम समाप्त होता है, जैसे वक्तामृत बोलना पूरा हो गया, उसके हाँ। बाद एक बार अपने आप के मन की साक्षी से बोल लें कि अनजाने में कोई उच्चारण में गलती हो गई हो या फिर जानते हुए भी कोई गलती कर रहा हूँ तो मैं स्वयं से क्षमा की याचना करता हूँ, अपने आप से क्षमा की याचना करता हूँ। तो इससे क्या है, अपनी गलती, जब कोई बच्चा भी गलती करता है ना और गलती को एक्सेप्ट कर लेता है तो आप क्या करोगे, उसे तत्क्षण माफ कर दोगे। और जब एक्सेप्ट नहीं करता है तो दंडनीय होता है। तो वही सबके साथ चलता है। तो अपनी गलती को स्वीकार करते हुए विशुद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसी जानकारी और कोई जिज्ञासा आपकी? नहीं, थैंक यू सो मच। इस विषय में आपका क्लियर हुआ जिज्ञासा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, आभार और क्षमा याचना। आई गेस करिश्मा जी को बहुत अच्छे से सॉल्व हो चुका है ये। एंड नेक्स्ट हम चल रहे हैं निकिता जी बम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब प्रतिक्रमण करते हैं तब ऐसे मतलब हम लोग जब याद करते हैं तब हिंदी का भी मतलब समझते हैं कि मतलब वर्ड टू वर्ड भी लिंक कर पाए उस चीज को, तो उस टाइम तो हिंदी का अर्थ समझ में आ जाता है। पर जब हम एक्चुअल में करने बैठते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स मतलब उस टाइम पे याद नहीं आते हैं कि क्या चल रहा है। मतलब पाठी तो याद हो गई कंठस्थ, पर वर्ड्स याद नहीं आते, तो एकदम से पेट टूट जाता है। मतलब कि करते करते बोल तो रही हूँ पर सोच कुछ और रही हूँ। बराबर। वो मतलब वो कैसे सही हो सकता है कि हम भाव एकदम सही रहे उस टाइम बोलते वक्त भी। मतलब हमें भी सव्य जीवा है उसका ये पता है कि क्षमा मांगती हूँ मैं सबसे, पर हर पार्टी के अंदर हर वर्ड का मतलब नहीं हो पाता है। मतलब कंफ्यूजन हो जाता है क्या चल रहा है, दिमाग कहीं और हो जाता है, वर्ड्स कहीं और हो जाते हैं ऐसे। बराबर, बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी इस प्रश्न के साथ अगर थोड़ा आप डीपली जाएंगे ना तो आप अच्छे एक्सपीरियंस को महसूस कर सकते हैं कि आपकी जिज्ञासा है कि प्रतिक्रमण का अर्थ जानने के बाद भी बोलते समय वो अर्थ बोध नहीं होता, मन कहीं और होता है और वचन कहीं और चल रहा है। बराबर, हाँ यही आप पूछना चाहते हैं ना? हाँ। अब इस पर थोड़ा सा ध्यान दें कि बोल कौन रहा है और सोच कौन रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग हो गए ना। हाँ। सोचना कुछ अलग चल रहा है, बोलना कुछ अलग चल रहा है, ठीक है। हाँ। अब इन दोनों में तीसरा है, बोलता कोई और है, मतलब बोल कुछ और रहा है, सोच कुछ और रहा है, और इन दोनों को देख कोई और रहा है। तो तीन चीजें हो गई। ये तीनों को आप महसूस कर पाएंगे अभी। सोच के देखिए कि जब आप बोल रहे हो तो बोलता कोई और है, यानी बोलता मुंह है, हाँ। सोचता मन है, हाँ। और इन दोनों को महसूस कोई कर रहा है। इन तीनों को जानने का प्रयास करें कि कौन है जो देख रहा है, जान रहा है, महसूस कर रहा है। वो क्या है जो बोल रहा है सिर्फ बिना मन के, और वो क्या है जो बोलने से टच हुए बिना सोच रहा है। इस पर थोड़ा ध्यान देने पर बहुत खुलासा हो सकता है। एक विषय, वापस अपने विषय पर आते हुए, बोलते वक्त मन उसमें नहीं जुड़ता है। इसका कारण मन की चंचलता है, ऐसा लगता है, क्योंकि मन जब बहुत चंचल होता है
तब कार्य करते वक्त उसमें एकाग्रता नहीं होती। एक ड्राइवर कार का ड्राइविंग कर रहा है, ड्राइविंग करते वक्त उसको एक्सीलेटर पर बराबर ध्यान देना होता है, कहाँ स्पीड करना है, कहाँ स्लो करना है। ब्रेक पर बराबर ध्यान देना होता है, खड्डा आते ही सडनली कोई बीच में आ गया, इमीडिएटली ब्रेक पर पाँव देना है। वहाँ सोचने के लिए समय कहाँ रहता है, फिर भी उसकी जागरूकता उतनी होती है और उसका कंसंट्रेशन थोड़ा टल गया, यानी गाड़ी चलाते चलाते उसके मन में उसके घर का चिंतन आ गया, दुकान का चिंतन आ गया, कहीं और चला गया, जैसे हम प्रतिक्रमण में कर रहे हैं, तो वैसे वहां पर एक्सीडेंट होने की संभावना है। बराबर, ड्राइवर अगर ध्यान नहीं देता तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। अब ड्राइवर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि उसकी एकाग्रता में कमी है। वैसे ही हम शब्द का अर्थ जानने के बाद भी बोलते वक्त ध्यान उस पर नहीं दे रहे हैं, ध्यान मन कहीं और जा रहा है, इसका मतलब हमारा कंसंट्रेशन लेवल जो है थोड़ा वीकर है। तो इस कंसंट्रेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए जैसे ध्यान है, कायोत्सर्ग है या फिर प्राणायाम है आदि का सहारा लेते हुए कंसंट्रेशन को स्ट्रेंथन करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा निवेदन। और कोई जिज्ञासा निकिता जी? अच्छा, एक क्वेश्चन और था कि ना प्रतिक्रमण हिंदी में भी आने लग गया आजकल, मतलब संस्कृत की जगह हिंदी में भी आता है, तो हिंदी वाला कर सकते हैं, मतलब उतना ही महत्व है जितना संस्कृत वाले का है? हाँ, संस्कृत के जो शब्द है ना वो थोड़े गहन है, उसका प्रभाव शरीर पर अच्छे रूप में पड़ता है, इसलिए संस्कृत को महत्व दिया गया है। जैसे संस्कृत के शब्द अपने आगम स्वाध्याय है ना, जो प्राकृत में है, उसकी लिपि जो है वो संस्कृत लिपि जैसी ही है। उसको अस्वाध्याय काल में पढ़ने पर शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की संभावना भी है, ऐसा माना जाता है। मतलब उसका इफेक्ट बॉडी पे पड़ता है, इसलिए संस्कृत का अगर ले सको तो इट इज वेल एंड गुड। मूल है आपको भाव आना चाहिए। बोले आप संस्कृत ले रहे हो, हिंदी में ले रहे हो, भाव आना चाहिए, दैट इज far more important. Apart from that, Sanskrit is more preferable than Hindi. Okay. ये हमारी जानकारी है पिताजी। आपकी और कोई जिज्ञासा? नहीं, बस थैंक यू सो मच। आभार और क्षमा याचना। इसके अलावा और किसी कोई जिज्ञासा तो आप लोग अपने हैंड रेज कर सकते हैं, और एज आई गेस सभी की जिज्ञासा हो चुकी है। ठीक है, प्रिया जी अगर आप अभी जुड़े हुए हैं तो नमन अवेलेबल है। प्रिया जी? हाँ जी भैया। हाँ जी भैया। नमन अगर आप हो। हाँ, तो प्रिया जी आपका ये डाउट था कि हमारी जो वाइब्रेशन है वो वहां तक पहुंचती है क्या? जब हम लोगस्सा करते तो सिद्धों तक क्या वो चीज पहुंचती है क्या? तो साउंड के सेशन में हमने एक चीज बताई थी। आज काफी सारे जो क्वेश्चन आए, खाली प्रिया जी का नहीं है, इनफैक्ट जी का भी जो क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आया निकिता जी का, तो कहीं ना कहीं वो साउंड की साइंस से रिलेट होता है। तो इसमें हमने पूरा बताया था, जो भैया ने बहुत अच्छे से इलैबोरेट किया है। हर शब्द का जैसे उन्होंने बताया था, संस्कृत अलग अलग शब्दों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है अलग अलग अंगों पे। वही हमने साउंड के थ्रू बताया था कि साउंड जो हम एमिट करते हैं वो वेव्स जनरेट करता है। जैसे साउंड है उसकी एक अलग वेव्स होती है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और वो वेव्स वाइब्रेशंस को क्रिएट करती है। तो जो पूरा खेल जो हमने बताया था साइंस के, चाहे ब्रेन का सेशन हो, वाटर का हो, साउंड का हो, हमने बोला एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एनर्जी एंड वाइब्रेशन, कि हमारे अंदर क्या महसूस हो रहा है। तो जब हम लोगस्सा की स्तुति कर रहे हैं और भैया ने जैसे बताया वो जो चतु हम लोग बोल रहे हैं लोगस्सा का स्तवन, वो हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा, ऐसी वाइब्रेशंस पैदा करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो अगर हमारे वाटर के सेशन में होगे तो हमने बताया था ग्रैटिट्यूड का सबसे बेस्ट क्रिस्टल होता है। आपने ब्रेन के सेशन में देखा होगा तो हमने बताया था ग्रैटिट्यूड का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है ब्रेन पे। और मेरी ये भावना है कि शायद ट्यूसडे या थर्सडे के सेशन में मैं ग्रैटिट्यूड की ही, जो क्योंकि भैया ने आज एम्फेसिस किया है ग्रैटिट्यूड के ऊपर और पूरा लोगस्सा का स्तवन उसके ऊपर है, ग्रैटिट्यूड की फुल साइंस
थ्रू जी एंटायर बॉडी क्या वाइब्रेशंस क्रिएट करता है और कैसे कैसे सेल्स और सब चीज को एक्टिवेट करता है, वो मैं लेने का भाव रखता हूँ। पर अभी के लिए जब हम लोगस से बोलते हैं, वो जी शब्द ऐसी ऊर्जा क्रिएट करते हैं कि वो जी ऊर्जा कनेक्ट होती है यूनिवर्सल फील्ड से। तो सिद्ध की जो आत्मा है वो अपने जी कर्मों से हट चुकी है और जी उनका एक प्योर स्टेट आ गया है, और वो प्योर स्टेट भी एक एनर्जी को एमिट करता है, एक वाइब्रेशन को यूनिवर्स में छोड़ता है। तो जैसे जी हमने रेडियो का एग्जांपल बताया था, आप देखते जी हो रेडियो में आप स्पेसिफिक चैनल पे जाते हो, पानी 91.1 पिलाओ। तो रेड एफएम चालू हो जाता है, जी जी 98.3 पे ट्यून इन करते हो तो रेडियो मिर्ची आ जाता है। पर जी जैसे ही आप 1-2 फ्रीक्वेंसी ऊपर होगे, आपको खड़खड़ खड़खड़ सुनाई देने लग जाएगी, साउंड विल जी बी ब्लड। So it does जी not mean that sound has gone. जी Sound was always there in the wave form. You हाँ, could not connect, क्योंकि ना या तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था, और अगर आपके जी पास इंस्ट्रूमेंट था तो आपके पास नॉलेज नहीं थी सही फ्रीक्वेंसी की। जी सिमिलर क्या बताया जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, आर ह्यूमन बॉडी, द पावर ऑफ स्पीकिंग, द पावर ऑफ थिंकिंग। और जी जो फ्रीक्वेंसी टोन करना है वो आपको साइंस आती है क्या, कि कैसे सही फ्रीक्वेंसी सेट किए जाए। तो जी लोगस वो फ्रीक्वेंसी है कि लोगस हम जैसे बोलने लगते हैं ना, शायद हम जी वो 91.1 की फ्रीक्वेंसी पे चले जाते हैं और वो सिद्ध की जो एनर्जी से उससे कनेक्ट होते हैं। तो जी हमारी ऐसा नहीं कि हमारी ऊर्जा वहां पहुंचनी है, भैया ने कैसे बोला था, स्व में स्थित होना है। वो स्व जी में कैसे हो पाते हैं, जब हम उनकी एनर्जी उनकी फ्रीक्वेंसी पे चले जाते हैं, हम जी ऑटोमेटिक स्व में स्थित हो जाते हैं, समता में आ जाते हैं। तो एक अपेक्षा से बोला जाता है कि सिद्धों को हमारी भावना तो नहीं पहुंचती है, पर हम उनकी वाइब्रेशन से एक में खो जाते जी हैं। उसके पीछे की साइंस थी। और अगर करिश्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है तो, क्या करिश्मा जी है, नहीं है जो, तो ठीक है। जी ठीक है, आपका हाँ, क्लियर हो गया, ऐसा भी इसमें भी कोई डाउट है आपका? भैया ऐसा भी होता है ना, अब जैसे कभी कभी तो आपका मन इतना लगता है किसी चीज में, जैसे आप कोई धर्म क्रिया ही कर रहे हैं, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप उसमें एकदम बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, और कभी कभी होता है एकदम पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो फिर इन सब के अंदर भी पीछे यही सारी चीजें चलती है, क्या चीजें चलती है? ये जैसे ये वाइब्रेशंस और यही सारी चीजें उसके अंदर भी हम लोग को इफेक्ट करती है, उसके या अंदर फिर सराउंडिंग्स उसके अंदर ज्यादा हम लोग को, जैसे भाई जैसे मान लो कि अभी हमारा किसी के साथ कुछ झगड़ा हुआ मान लो, तो या फिर ऐसी कोई सिचुएशंस हम लोग को ज्यादा इफेक्ट करती है उन सब चीजों में। हाँ, तो जैसा कि बताया था भैया ने, आज एक एग्जाम्पल लिया था कि जब जी हम पेड़ के नीचे बैठे और हवा आ रही है, तो जी हमें वो टाइम पे क्या आनंद की अनुभूति हो रही है, हम जॉय और एक फीलिंग में, एक स्टेट ऑफ माइंड में है। और जी सेकेंडली जैसे ही कोई पत्थर ऊपर से गिरा, धड़ाम करके साउंड आया, हमारा जी स्टेट ऑफ द माइंड चेंज हो गया। वो चेंज हो गया। क्यों हुआ? जो भैया ने बोला था, बाहर की एक कंडीशन निर्मित हुई एनवायरनमेंट में, वो जी कंडीशन में मैं कंडीशनलाइज हो गया, यानी मैं जी प्रवाहित हो गया, मैं फ्लो में बह गया। तो जी प्रॉब्लम, तो यानी यू आर एंजॉइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पर जी हमारे मन की हैबिट बनी हुई है, जैसे ही बाहर कोई एक्सटर्नल सिचुएशन होती है, चाहे वो आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, या भैया ने बताया बाहर ड्रम बज रहा हो, या जी खाने की अच्छी खुशबू आ रही हो, या डोर की बेल बज गई हो, या मोबाइल की घंटी बज गई हो, ये सब जी एक्सटर्नल सिचुएशंस है। वो जी सिचुएशंस में हमारी जो हैबिट हो गई है टू जी रिएक्ट ऑन एवरी एक्शन, जो हम जी बहुत 2-3 सेशन से डिस्कस कर रहे हैं, न्यूटन का लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जी सदियों से, बहुत भवों से हमारी परंपरा बन गई है कि कोई भी बाहर का एक्शन होता है ना, हमारा रिएक्शन हो जाता है, कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली वो हो गया है, प्रोग्राम फीड हो गया है। वो जी रिएक्शन जो हो रहा है, जो हम कंडीशन में कंडीशनलाइज हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहा है, वो हमारी मेंटल स्टेट को डिस्टर्ब कर रहा है। तो बराबर उसके लिए ही ये सॉल्यूशंस दिए गए हैं, जो भैया ने बोला कि अगर इसको ओवरकम करना है तो मेडिटेशन एकमात्र तरीका है। आपका जी माइंड हैबिचुएटेड हो गया है फ्लो करने का, अब हमें जी थोड़ी प्रैक्टिस करके उसके ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा। तो चाहे वो आप मेडिटेशन से करो, चाहे भजन से करो, चाहे सामायिक से करो, चाहे माला जी फेरने से करो, उसके हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस बताए। पर जी सबका कोर एम यही है कि बाहर की सिचुएशंस हमारे जो करंट स्टेट है उसको अफेक्ट नहीं कर पाए। तो चाहे जी वो झगड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको आपकी प्रैक्टिस चालू रखनी है। इसलिए हमने बोला ज्यादा से ज्यादा सत्संग करें, अच्छी बुक्स जी पढ़ें, और मेडिटेशन है वो तो सबसे बेस्ट वे है। जी ये करके हमें हमारी जो स्टेट है, जो अभी शायद 1-2 सेकंड तक लास्ट कर रही है, वो 1 मिनट तक आएगी, फिर 10 जी मिनट तक आएगी, और फिर जब हम भगवान
की स्थिति पे आ जाएंगे तो हमारी वो पेरिनियल स्टेट हो जाएगी, यानी 24/7 हम वो आनंद की स्थिति में रहेंगे। क्योंकि एक ऐसे अगर जनरली सोचा जाए तो जैसे कि हमारे जो साधु संत होते हैं, अभी उनका जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वो हमेशा ही मतलब इतने ब्लिसफुल होते हैं, इतने जॉयफुल होते हैं, और हम लोग जो रहते हैं वो मतलब इतने इफेक्टिव हो जाते हैं। उनके पास जाते हैं तो अच्छा लगता है, बट वहां से आप बाहर निकले तो फिर वही आपका रूटीन चालू हो जाता है। राइट राइट। तो आपने ब्रेन का सेशन नहीं सुना था हम लोग का जो लास्ट सेशन हुआ था ब्रेन का, आई गेस पार्ट 2 या पार्ट 3? पार्ट 3 जो हमारा था मेडिटेशन का, SMS वाला जो हमारा सेशन था, एक हम देखते थे उसका वीडियो अपलोड करते, वो SMS में हमने एक बताया था, साइंस बताई थी मेडिटेशन की। उसमें बोला था कि जो मेडिटेटर्स होते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क, जिन्हें बोला जाता है ओलंपिक लेवल मेडिटेटर्स, यानी जिनने अपने पूरे जीवन काल में 12 घंटे से लेके 62,000 आवर्स ऑफ मेडिटेशन किया है, वो जिन लोगों ने मेडिटेशन किया है उनकी ब्रेन की वेव्स को स्टडी किया गया और देखा गया कि उनके ब्रेन में से पर्टिकुलर ब्रेन वेव निकलती है जिसे गामा वेव बोलते हैं। तो जो आप बोल रहे हो ना कि मारा साहब और की आनंद की स्थिति होती है, साइंस बताती है वो आनंद की स्थिति कब आती है, जब हमारा ब्रेन गामा वेव में जाता है, यानी सुपर कॉन्शियस मोड में जाता है, तब हमें आनंद की अनुभूति होती है, ब्लिस की अनुभूति होती है। साइंस ने देखा कि ये जो मुनि थे, बुद्धिस्ट मुनि थे, उनकी ब्रेन की स्टेट हमेशा गामा वेव में ही रहती है। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं ना, उसमें बोला जाता है गामा वेव 1 सेकेंड के भी मिली सेकेंड तक ही लास्ट करता है, हम 1 मिनट तक भी लास्ट नहीं कर सकते, पर उनका चलते बैठते उठते जागते गामा वेव्स ही रहता है। तो यही रीजन है कि हमारे जो मुनि है, हमारे जो मारा साहब है, उनने इतनी साधना कर ली है, वही मेडिटेशन आ जाता है। आप साधना करोगे, आपकी ब्रेन वेव्स ऑल्टर होती है, और हमें क्यों अच्छा लगता है, ये वापस से फ्रीक्वेंसी आ गई, जो आप बोले ना फ्रीक्वेंसी क्या क्या काल में, जब हम मारा साहब के पास जाते हैं वो वेव्स एमिट कर रहे हैं और हम वो वेव्स को रिसीव कर रहे हैं, तो हम दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होने लग जाती है, तो अच्छा लगता है। इसलिए खाली मारा साहब, आप मंदिर में जाओगे, मंदिर में भी सेम साइंस है। मंदिर एक एनर्जी सेंटर है, चाहे वो लिंग बोल लो, शिवलिंग का हो गया, चाहे हमारी मूर्ति बोल दो। मूर्ति में हम क्या बोलते हैं, जैन मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की गई है, हम ये वर्ड बोलते हैं, हम बोलते हैं मूर्ति नहीं है, इसके अंदर प्राण डाला गया है। प्राण क्या है, प्राण एनर्जी है, वाइब्रेशन है। आप जैसे मूर्ति के पास जाओगे वो वाइब्रेशंस आपको हिट करेगी, आप महाराज साहब के पास जाओगे वाइब्रेशन हिट करेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप देखोगे कोई पॉजिटिव पर्सन है, आप उसके पास जाते हो तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाते हो, यार ये बहुत हंसमुख है, इसके पास मैं जैसे ही जाता हूँ, ये भले ही कुछ बोल नहीं रहा है ना, तो भी मेरे अंदर से हंसी फूट उठती है। ऐसा होता है ना हमारे साथ। और एक कोई आप बोलते हो पॉजिटिव पर्सन है कि यार इसको देखा ना, मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है, मोटिवेट हो जाता है। ये सब क्यों होता है, उनकी एनर्जी हमारी एनर्जी से कम्युनिकेट करती है। इसलिए ही बार बार फोकस, सत्संग करो, अच्छे लोगों के पास जाओ, संगत की रंगत है, अच्छी चीजें सुनो, अच्छी चीजें देखो, सब वो वाइब्रेशंस को लेके आएगी और उससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमारी वाइब्रेशन की स्थिति अच्छी 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 होते रहेगी। तो हमें कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते रहना है। जी जी, ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू। सो आई होप इसके अलावा और कोई डाउट्स नहीं बचते हैं लोगों के। सो बस आज का सेशन यहाँ तक ही रखते हैं। सभी जन को बहुत बहुत क्षमा याचना और बहुत बहुत आभार कि आप लोग सब जुड़े हुए हैं, और चैलेंजेस जरूर आप लोग कंप्लीट करें। कल नहीं, परसों हम सेम टाइम मिलेंगे, ट्यूसडे को 8:45 PM with some different session.